हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो पिछली क्लासों में पढ़ रहे थे, राज्यपाल से संबंधित जो सामान्य जानकारी, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे के क्लास में कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल के पद को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या संघर्ष रहा। हमें एक राज्यपाल का जो अनुच्छेद है उनके बारे में तो हमने चर्चा करी, जो सामान्य जानकारी हमने पढ़ ली। उसके बाद राज्यपाल के पद को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच हमेशा क्या रहता है, एक संघर्ष रहता है। जो हम बात करते हैं कि जो दक्षिण भारत के राज्य है और जो केंद्र सरकार है उनके बीच यह बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और यह टाइम पीरियड मैं बताता हूं जो सबसे ज्यादा संघर्ष का काल रहा राज्यपाल के पद को लेकर, वो था 1900 लगभग 65 से 66 से और 1980-85 तक का कार्यकाल था। उनके बीच में राज्यपाल के पद को लेकर ज्यादा संघर्ष रहा। तो हम बात करते हैं राज्यपाल केंद्र व राज्यों के बीच संघर्ष, राज्यों के बीच संघर्ष। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले संघर्ष रहा तो उसका कारण क्या था। राज्यपाल को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन कारण, इसको कई कारण थे। हम बात करते हैं कारण की, क्या कारण थे संघर्ष को लेकर। कारण जैसे हम बात करते हैं कारण की, तो पहला कारण आता है नियुक्ति के संदर्भ में। नियुक्ति कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। हमने पढ़ा आर्टिकल 155 के तहत कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार की जो मंत्री परिषद होती है वो परामर्श देती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो एक तरफ से राज्यों ने कहा कि राज्यपाल का जो पद है वो हम पर थोपा जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार में अलग दल की सरकार है और राज्य सरकार में किसी और दल की सरकार है। तो केंद्र की जो सरकार है वो राज्यपाल का पद है वो राज्यों पर थोपती थी। नियुक्ति को लेकर भी क्या था, एक संघर्ष रहा है। तो नियुक्ति को लेकर संघर्ष। उसके बाद अनेक आयोगों का गठन किया गया। किसी ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो कॉलेजियम के आधार पर होनी चाहिए। किसी आयोग ने सिफारिश की कि सरकारी आयोग ने भी यह कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो एक बार मुख्यमंत्री से परामर्श जरूर लेना चाहिए। और हम बात करते हैं राजमन्नार आयोग की। राजमन्नार आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा ही की जानी चाहिए। तो ऐसी बातें की गई। तो पहला कारण मैंने क्या बताया आपको, नियुक्ति को लेकर, कि राज्यपाल के पद की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए यह एक संघर्ष का कारण बना। दूसरा चीज मैं बताता हूं आपको कि राज्यपाल के पद को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष हुआ। दूसरा कारण था कि केंद्र या राज्य सरकारों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता, केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। जो राज्य सरकार थी अपने भारत में, जो सभी राज्य है, उन राज्यों की जो वित्तीय निर्भरता होती है वो कहीं ना कहीं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से मानो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से मानो, वो केंद्र पर डिपेंड होती है। केंद्र जिस राज्य को चाहे
वह अधिक धन आवंटित करा सकता है या वित्त आवंटित करवा सकता है। अगर केंद्र चाहे किसी राज्य को कम धन या वित्त आवंटित कराता है तो वो उसको कम आवंटित करा सकता है। तो यह बात भी हम कह सकते हैं कि राज्य सरकारों की केंद्र पर जो वित्तीय निर्भरता है, यह भी एक जो केंद्र व राज्यों के बीच संघर्ष का कारण बना। उसके बाद हम बात करते हैं और क्या कारण थे, और हम बात करते हैं 3 आर्टिकलों के बारे में। कौन कौन से? एक अनुच्छेद 249 249 और दूसरा आर्टिकल हम बात करेंगे 312 312 और एक आर्टिकल है 356 356। यह 3 आर्टिकल ऐसे आर्टिकल है जो केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष को क्या है, बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? 249 आर्टिकल है 249, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें बताया गया है कि अपने बात करते हैं कि जो अनुसूचियां हैं उनमें 7वीं अनुसूची है जो विषयों को लेकर बंटवारा करती है। उसमें कुछ विषय है वो संघ को दिए गए हैं, कुछ विषय है वो राज्यों को दिए गए हैं, और कुछ विषय है वो समवर्ती जो केंद्र और राज्यों दोनों को दिए गए हैं। तो मैं यहां यह भी लिखूंगा कि समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, यह भी एक कारण है बनेगा। आप देखिए कि कैसे कारण बनता है कि 249 है उसमें यह लिखा गया कि जो राज्य सूची के विषय है, किसको? जो राज्यों को दिए गए हैं। किस लिए? उन विषयों पर कानून बनाने के लिए। किसको? राज्यों को दिए गए हैं। तो क्या कि जो राज्य सूची के विषय है, राज्य सूची के विषय, अगर राज्यसभा चाहे, राज्य सूची के विषय पर कौन चाहे? अगर राज्यसभा चाहे कि यह क्या है, एक राष्ट्रीय हित का विषय है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार वह केंद्र को दे सकती है। उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे सकती है? वह केंद्र सरकार को दे सकती है। इसलिए जो हमारा अनुच्छेद 249 249 है वो केंद्र और राज्यों के बीच एक विवाद का कारण बनता है। कैसे? कि राज्य सूची के विषय के संदर्भ में अगर हम बात करें कि राज्य सूची के जो विषय है, अगर राज्य सूची के विषय को अगर राज्यसभा इसमें लोकसभा शब्द को ध्यान में नहीं रखना है, ओनली राज्यसभा को ही ध्यान में रखना है। राज्यसभा, अगर राज्यसभा उस विषय को राष्ट्र हित का दर्जा दे तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास चला जाता है। किस आर्टिकल के बारे में बात करी हमने? 249। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि 249 में क्या बात कही गई है। 249 में क्या बात कही गई है कि जो राज्य सूची के विषय है, अगर राज्यसभा चाहे कि उसको राष्ट्रीय हित का दर्जा दे दे तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास चला जाता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यह दो आर्टिकल 249 है, यह आर्टिकल भी केंद्र और राज्यों के बीच एक संघर्ष का कारण है, वो बना रहा है अभी तक। उसके बाद अगला आर्टिकल हम बात करते हैं 132 312। अगर अनुच्छेद 312 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे जो भारतीय सिविल सेवा है उसका प्रावधान किया गया है।
तो केंद्र और राज्यों के बीच सिविल सेवा के जो पदाधिकारी है उसको लेकर के केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष बना रहा है। कैसे बना रहा है? क्योंकि उसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। उसको अपॉइंट कौन करता है? वो भी केंद्र सरकार करती है। और उसको हटाने का पावर भी केंद्र सरकार के पास होता है। और जो भारतीय सिविल सेवक है उनको लेकर के जो राज्यों को अधिकार दिए गए हैं वो ओनली केवल और केवल ट्रांसफर को लेकर है। राज्य सरकार जो भारतीय सिविल सेवक है उनका केवल क्या कर सकती है? वह उनका केवल ट्रांसफर कर सकती है, स्थानांतरण कर सकती है, उनको ना हटा सकती है ना अपॉइंट कर सकती है। तो यह भी एक संघर्ष का कारण भारतीय सिविल सेवा। भारतीय सिविल सेवकों की नियुक्ति तथा उन्हें हटाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास होती है। राज्य सरकार क्या कर सकता है? राज्य सरकार के पास केवल उन्हें स्थानांतरण करने का पावर होता है या शक्ति होती है। राज्य सरकार के पास केवल स्थानांतरण करने की शक्ति होती है। उसके बाद अगला अनुच्छेद हम बात करते हैं 349। अगर 356 अगर 356 की बात करें तो यह राष्ट्रपति शासन। क्या? राष्ट्रपति शासन। अगर राज्य सरकार अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहती है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो क्या कर सकती है? राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार भी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास रहता है। तो हमने कुछ बातें करी कि जो राज्य और केंद्र के बीच संघर्ष को लेकर कुछ बातें की। पहला बात करी कि हमने राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में। उसके बाद देखा हमने कि राज्यों की जो वित्तीय निर्भरता है उसको कैसे कम किया जाए, या जो वित्तीय निर्भरता जुड़ी है केंद्र पर वो भी एक राज्य और केंद्र के बीच संघर्ष का कारण बनी है। उसके बाद हमने 3 आर्टिकल पढ़े, 249 और 312 और 356 3। जो अब हम बात करते हैं इन संघर्ष को दूर करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जिसमें हम बात करते हैं कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। उसके बाद हम देखते हैं राजमन्नार आयोग का गठन किया गया, और उसके बाद आनंदपुर साहिब आयोग का गठन किया गया। उसके बाद सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, अनेक प्रकार के क्या किए गए? आयोगों का गठन किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष को कम करना, उसके अलावा राज्यपाल के पद को लेकर जो केंद्र और राज्यों के बीच जो संघर्ष की कहानी बनी हुई थी उनको कम करना ही उन आयोगों का क्या था?
एक कारण था। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो कितने आयोगों का महत्वपूर्ण आयोग ही पढ़ेंगे हम, जो सभी आयोग है वो नहीं पढ़ेंगे। कितने आर्टिकल्स, कितने, जैसे हम बात करते हैं पहला आयोग पढ़ेंगे हम प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है उसका जो गठन किया गया वो किया गया 1966 में। उसके जो यह आयोग था उसका जो अध्यक्ष मोरारजी देसाई और उसके सदस्य के हनुमंतैया, इसने क्या सिफारिशें की वो हमें एक एक करके देखेंगे। जैसे हम पहले दूसरा जो आयोग उसके बाद गठन किया गया एक महत्वपूर्ण आयोग, वो दूसरा आयोग था राजमन्नार आयोग। कौन सा? राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग की बात करें तो वो 1969 में उसका गठन किया गया। यह उस समय तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि द्वारा गठन किया गया और पीवी राजमन्नार को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और चेन्ना रेड्डी उनके सदस्य होते हैं। इस आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की। इसने कहा कि हम जो अनुसूचियां हैं वो जो 7वीं अनुसूची है उसको क्या कर देना चाहिए, अवैध घोषित कर देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। हम 249 को खत्म कर देना चाहिए, 356 को खत्म कर देना चाहिए, 312 को भी हमें खत्म कर देना चाहिए। ऐसी बातें इस आयोग ने सिफारिशें की थी, वो हम बाद में एक एक करके प्रत्येक आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है आनंदपुर साहिब सरकार। आनंदपुर साहिब सरकार। जो आनंदपुर साहिब सरकार है उसका गठन 1973 में किया जाता है। आनंदपुर साहिब जो आयोग है, आनंदपुर साहिब आयोग, आनंदपुर साहिब आयोग का गठन 1973 में किया गया। इसने भी कुछ 6 ही, जिसे वित्त, रक्षा, गृह और मुद्रा, इसके संदर्भ में उसने 6 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कहा कि केंद्र के पास होना चाहिए। बाकी सभी जो विषय है वो किसको दिए जाने चाहिए, वो राज्यों को दिए जाने चाहिए। उसके बाद अगला एक और आयोग पश्चिम बंगाल की सरकार से एक सम्मरण पत्र जारी किया जाता है जिसको मोमेरेंडम सम्मरण पत्र कहते हैं। वो भी 1978 में जारी किया जाता है। उसमें भी क्या कुछ सिफारिशें दी जाती है केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष के विवाद को कम करने के लिए, लेकिन वो होता है नहीं होता है वो हमें आगे चर्चा करेंगे। जैसे आनंदपुर साहिब आयोग 1973 में। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल सरकार मोमेरंडम सम्मरण पत्र। उन्नीस सौ 78। उसके बाद हम बात करेंगे सरकारी आय। सरकारी आयोग।
सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया जाता है और सरकारी आयोग की ही सिफारिशें हम आगे देखेंगे, कहीं न कहीं इसकी सिफारिशों को ही लागू किया गया था, क्योंकि आज परंपरा के रूप में भी हम सरकारी आयोग की सिफारिशें ही काम में लेते हैं। जैसे नियुक्ति के संदर्भ में मुख्यमंत्री से हम परामर्श करते हैं, उस राज्य विशेष का नहीं होना चाहिए, तो वो सरकारी आयोग के द्वारा ही कहा गया था। हम बात करते हैं सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया और यह इंदिरा गांधी सरकार द्वारा गठन किया गया और इसके अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया थे। शिवरमन और असन जो सेन थे वो इनके सदस्य थे। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद एक द्वितीय सम्मेलन, ये अपना दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का भी गठन किया गया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, उसमें हम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि हम राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो एक कोलेजियम के आधार पर करेंगे। कोलेजियम के आधार पर कैसे? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम के आधार पर होती है, उसी प्रकार हम एक कोलेजियम का गठन करेंगे और वह कोलेजियम राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार ने एक अच्छा सा सुझाव दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, वो कोलेजियम के आधार पर होनी चाहिए। उसके बाद पुंछी आयोग भी एक महत्वपूर्ण आयोग है। पुंछी आयोग, पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया जाता है और हम बात करते हैं रिपोर्ट की। पुंछी आयोग जो रिपोर्ट अपनी सौंपता है वो 2010 में सौंपता है। जो हमने 5 से 7 8 जो आयोग पढ़े, जो सामान्य जानकारी पढ़ी, इसमें महत्वपूर्ण जैसे पुंछी आयोग है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार है, सरकारी आयोग है, जो हमने बात करी। जो पुंछी आयोग है और उसके बाद हमें जो सरकारी आयोग है, हम बात करेंगे कि उन्होंने जो सिफारिशें की, उसने जो अपने सुझाव दिए वो लगभग समान थे। पुंछी आयोग ने कहा अगर सरकारी आयोग की जो सुझाव है, जो सिफारिशें हैं, अगर वो मान ली जाती है तो राज्यों और केंद्र के बीच कहीं ना कहीं विवाद है वो लगभग क्या हो जाएंगे, एक समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने क्या देखा? ये थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे थे? हम केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष पढ़ रहे थे। क्या कारण थे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष? सबसे बड़ा कारण राज्यपाल के पद को लेकर था, क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वो नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल को केंद्र सरकार। नियुक्त कौन करता है? केंद्र सरकार नियुक्त करता है। और उसके अलावा अन्य भी संघर्ष के कारण थे, जैसे राज्यों की जो वित्तीय निर्भरता है वो किस पर टिकी होती है? वो केंद्र सरकार पर टिकी होती है। और कुछ अनुच्छेद भी थे जो राज्य और केंद्र के बीच संघर्ष को बढ़ाते हैं। जैसे हमने बात करी कि अगर 356 है उसका दुरुपयोग होता है तो वो तो सरासर ही केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि अभी तक हुआ नहीं है, हुआ भी है। अपने देश में जो 356 का दुरुपयोग है वो होता भी है। उसके बाद हम बात करते हैं 249 के बारे में बात कर ली हमने कि राज्य सूची के जो विषयों को अगर राज्यसभा उस विषय को राष्ट्रीय हित का दर्जा दे, क्या जो मैंने बताया कि 7वीं अनुसूची है उसमें जो विषयों को बांटे गए हैं, कानून बनाने का हक दिया गया है, जिसमें संघ सूची के विषय है, राज्य सूची के विषय है और एक समवर्ती सूची के विषय है।
जैसे संघ सूची पर विषय केंद्र सरकार बनाता है, कानून केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकारों को दिया गया है। लेकिन राज्य सूची के विषयों को अगर राज्यसभा राष्ट्रहित का घोषित कर दे, राष्ट्रहित का दर्जा दे दे, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला जाता है? उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास चला जाता है। जैसे इसी तरह एक अपना समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची वैसे तो जैसे शिक्षा हो गए, वन हो गए, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? दोनों को होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर दोनों किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है केंद्र और राज्यों में, तो अंतिम रूप से केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो यह भी क्या है? एक केंद्र सरकार, केंद्र सरकार को अधिक शक्ति, केंद्र सरकार को अधिक शक्ति कहीं ना कहीं इसके अंदर समवर्ती सूची में विषय को लेकर, कानून बनाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ कहीं ना कहीं झुकाव बहुत ज्यादा है। 312 के बारे में हमें बात कर ली। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने तो कहते संघर्ष किया, राजमंदार आयोग ने कहा था कि अनुच्छेद 312 को तो खत्म ही कर देना चाहिए। यही बात वेस्ट बंगाल सरकार, जो मेमोरेंडम समरण पत्र 1978 में जारी किया गया, उसमें भी बोला कि 312, 249 और 356 तीनों को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो सरकारी आयोग का गठन किया गया, उसमें सरकारी आयोग ने सुझाव दिए कि हम तो जो भारतीय सिविल सेवा है उसको खत्म न करके उसको 3 क्षेत्रों में और जोड़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा, मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम सिविल सेवकों को और ऐड करेंगे। जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार जो 1900 गठन कब होता है उसका? 1966 में। और राजमंदार आयोग का गठन 1969 में, आनंदपुर साहिब आयोग का गठन 73 में, और पश्चिम बंगाल सरकार मेमोरेंडम सम्मन पत्र जारी किया जाता है 1978 में। उसके बाद सरकारी आयोग का गठन भी 1983 में किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण आयोग है, उसका हम विस्तार से देखेंगे, चर्चा करेंगे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार का भी गठन 2005 में किया जाता है। उसने महत्वपूर्ण सिफारिश यही की थी कि जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो एक कॉलेजियम के आधार पर होनी चाहिए, न कि केंद्र सरकार द्वारा सीधा नियुक्त किया जाना चाहिए। उसके बाद पूंछी आयोग का गठन 2007 में किया जाता है, और रिपोर्ट जो आती है वो 2010 में आती है। पूंछी आयोग के जो सिफारिशें थी, जो सुझाव थे, कहीं ना कहीं वो सरकारी आयोग से मिलते जुलते थे, वो हमें भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं अगला, जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। मैंने बताया कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? 1966 में। सबसे पहले हम बात करते हैं गठन की। गठन 1966 में किया जाता है, जो एक तथ्य के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं उसके अध्यक्ष की। तो सबसे पहले अध्यक्ष है वो मोरारजी देसाई को बनाया गया, मोरारजी देसाई। और उस समय उसके सदस्य थे के हनुमंतैया, सदस्य थे के हनुमंतैया, के हनुमंतैया। अध्यक्ष मोरारजी देसाई, सदस्य थे के हनुमंतैया। लेकिन बाद में के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का जो चेयरमैन है या अध्यक्ष है वो बनाया जाता है।
और हम बात करेंगे कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा क्या सुझाव दिए गए। सबसे पहले उसने कहा कि क्षेत्र विशेष का जो व्यक्ति है वो राज्यपाल नहीं बनना चाहिए। राज्यों को जो राज्यों की वित्तीय निर्भरता है उसको कम की जानी चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ सुझाव दिए गए थे, वो हम बात करेंगे आगे की क्लास में। जो हमने जो सारे आयोग देखे हैं उनके गठन को लेकर, अब हम एक एक आयोग को लेकर उसके द्वारा की गई सिफारिशों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद।